हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका चल रहा है और हम लोग चैप्टर नंबर 2 में कंज्यूमर बिहेवियर का जो आपका प्रिंसिपल है उसके सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत हम लोग बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपके चीजों को लेकर हम लोग सब आपका बढ़ते चले हैं। क्लियर है। एक आध इस्तेमाल की तरफ हम लोग बजट रेखा की बात करेंगे आज कि कैसे बजट रेखा होती है, कैसे उसका ग्राफिकल आपका प्रेजेंटेशन होता है, कैसे उन चीजों को ग्राफिकल रूप में दिखाया जाता है। उन सभी पर हम लोग अपनी बात करने वाले हैं। और जितना भी हमारे पास आपकी चीजें हैं हम उनको कैसे बंडल के रूप में आपके डिफाइन कर रहे हैं। इनकम और जो वस्तु का रेट है उसके हिसाब से हम कैसे आपकी चीजें खरीद पा रहे हैं उस पर हम लोग अपनी बात कर रहे थे। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे कल के रिवीजन जो आपका लेक्चर हुआ है आपने आपने उन सब का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा बच्चों। और अगर आपका किसी प्रकार कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से चैट के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न बच्चों पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है जो अपना प्रोग्राम है हम लोग उसको वहीं चलेंगे आगे तक और वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फिर जो हमारा थ्योरेटिकल है हम उसको लिखते भी चलेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग क्लास पढ़ने के लिए। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, कल हम लोग जो आपकी बात कर रहे थे, कल सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए जो कल हम लोगों ने आपकी बात की थी। मुख्य रूप से कल हम लोग यही देख रहे थे कि आपका किस प्रकार से क्या आपकी चीजें होती हैं, कैसे हम लोग वस्तु का रेट मापते हैं, कैसे वस्तु का रेट फिक्स करते हैं, फिर कैसे उसको बजट साइड में आपका दिखाते हैं। कल हम लोग यही बात कर रहे थे। और साथ में हमने ये देखा कि जो वस्तु का मूल्य है या तो हमारी इनकम से बराबर होना चाहिए या हमारी इनकम वस्तु से ज्यादा होनी चाहिए। अगर या तो अगर उसके बराबर है तो हम चीजों को आपका खरीद सकते हैं। उससे अगर वस्तु की कीमत कम है तो हम खरीद सकते हैं, बाकी उससे ज्यादा हम लोग आपका नहीं खरीद सकते। और हमें ध्यान रखना है कि बजट रेखा एक सीधी रेखा है जिसका समस्तरीय खंड M1/P1 ऊर्ध्वाधर रूप में M/P2 है। यह हम लोगों को ध्यान रखना है। और बजट प्रवणता मैंने जैसे आपको बताई थी -P1/P2, इसको हम लोग आपकी प्रवणता के रूप में आप इसको देख चुके थे। आइए कुछ हम लोग बात करते हैं मूल्य अनुपात की। और मूल्य अनुपात में कुछ हम बात करेंगे आपके बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता है उस आपकी प्रवणता की हम लोग आपका बात करेंगे बच्चों। क्लियर है। तो आपको प्रवणता के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे उसकी प्रवणता है, क्या क्या चीजें हैं। उन सब चीजों को हम लोग आपका अपने स्तर पर हम उन सब चीजों को जान के देखेंगे। उनको एक चीजों को हम बहुत अच्छे रूप से वहां उसको पढ़ेंगे। क्लियर है हमारी बच्चों। इन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ना है। बजट रेखा की जो व्युत्पत्ति है उसको देखना है। बजट साइड में जो आपके बदलाव होते हैं उस बदलाव को हम लोगों को आपको पढ़ना है। देखिए ये रिएक्शन है। फिर उसके बाद हम लोगों को आम बजट जाते उपभोक्ता के इष्टतम जो मान है उसका चयन करना है। तो हमको इन सब चीजों के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, फिर उसके बाद इष्टतम चयन की जो आपकी परिभाषा है उस परिभाषा को भी हम लोग आपका अपने लेक्चर के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए, मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। कह रहे जो आपका मूल्य अनुपात है और जो बजट रेखा की प्रवणता है उस पर देखते हैं। बजट रेखा बच्चों ध्यान दीजिए, जो आपकी बजट रेखा है देखिए, बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता की तो इसमें क्या दिखाएगा, जो भी उपभोक्ता है उसका पूरा बजट, जो उसका पूरा खर्चा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको पूरे को हमको दिखाएगा। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता केले की एक इकाई अधिक लेना चाहता है। मान लीजिए कोई ऐसा बंडल है जिसमें लगता है कि इसको केले की एक यूनिट कैसी लेनी है, अधिक उपयोग करनी है, तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ देता है। अगर मान लीजिए
उसे अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेनी है, क्लियर है बच्चों, किसकी, आपका केले की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपकी आम की जो 1 यूनिट है, उस आम की 1 यूनिट को उसको त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस मात्रा को, उस यूनिट को, उसको क्या करना पड़ेगा, आपका त्यागना पड़ेगा, तभी तो वो आपका ले सकता है। मान लीजिए आपका बंडल बना हुआ है, उस बंडल में आप चाहते हैं कि मेरे को 4 आम 4 केले मिले, और आपने बंडल में बदलाव कर दिया, आप चाहते हैं कि 5 केले मिले, तो आपको एक जो आम है वो आपको त्यागना पड़ेगा। क्लियर है। तब ऐसी स्थिति कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे। क्लियर है। यदि उसे केले की एक अतिरिक्त इकाई की चाह है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए डिपेंड ही करता है, अगर उसे ये चाहिए कि उसे एक केले की अतिरिक्त वो चाहिए इकाई, तो उसे कितनी मात्रा आम की छोड़नी पड़ेगी, ये हमें देखना है कि कितनी जो आम की मात्रा है वो उसको छोड़नी पड़ेगी। ये हम लोगों को थोड़ा सा आपका देखना है। दोनों वस्तुओं की कीमतों पर आपका निर्भर करेगा, और डिपेंड किस पे करेगा कि वो कितनी वस्तु किसकी छोड़ेगा, ये डिपेंड करेगा जो वस्तु है, जो उसकी कीमत है, उस पर ये चीजें आपकी डिपेंड करेंगी, निर्भर करेंगी वस्तु की कीमत पर। मान लीजिए आपको 1 केले की आपको मात्रा चाहिए, 1 यूनिट आपको एक्स्ट्रा लेनी है, लेकिन 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेने में क्या हो रहा है कि आम जो 1 केले की यूनिट लेने में आम की जो कीमत है वो 2 के बराबर आ जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर 1 लेगा तो जो मात्रा है आम की वो 2 नंबर में घटेगी। कैसी घटेगी, 2 नंबर में। तो इन सब में आपका ये सारे परिवर्तन जो हैं बड़े कॉमन हैं और ये हो सकते हैं, ये आपको साथ में ध्यान रखते हुए आपको चलना है। केले की 1 इकाई का लागत P1 यानी कि उसकी जो कॉस्ट आएगी कितना आएगी P1, तथा आम पर P1 की मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। यानी कि जितनी केले की कॉस्ट है उतनी ही कितनी कॉस्ट बताइए, यहाँ आम की बताइए। यहाँ तो बराबर स्थिति है, लेकिन वो आपका कीमत में जो आपका डिफरेंसेस है, जो अंतर है, वो भी तो हो सकता है। P1 से वह वस्तु 2 की P1 अपॉन P2 का ही खरीद सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक वस्तु की आपकी कीमत से 2 वस्तुओं की इकाई जो है, जो उसका मूल्य है, यानी कि एक वस्तु से 2 बराबर वस्तु की बराबर का मूल्य भी वो खरीद सकता है। अतः यदि उपभोक्ता केले की एक अतिरिक्त इकाई चाहता है तो वो उसे अपनी संपूर्ण आय व्यय को व्यय करती है। अगर उसको लगता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट उसको चाहिए, तो जो उसकी संपूर्ण आय है उसको उसे व्यय करना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा। तो उसे आम की P1 अपॉन P2 इकाइयां छोड़नी पड़ेंगी, और क्या करना पड़ेगा, उसे आपकी P1 अपॉन P2 की जो इकाइयां हैं वो छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, दी गई बाजार की स्थिति में उपभोक्ता वस्तु 1 को वस्तु 2 की जगह P1 अपॉन P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि उनको इंटरचेंज कर सकता है, उनको शिफ्ट कर सकता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह पे, क्योंकि डिपेंड ऑन बेस किसका है, जो रेट है वस्तु का, उसके अकॉर्डिंग। बजट रेखा की प्रवणता निरपेक्ष मूल्य है, यानी कि जो बजट रेखा होगी उसकी क्या होगा, मूल्य आपका निरपेक्ष रहेगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। उस दर को मापती है जिस दर पर उपभोक्ता आम के बदले केले खरीदता है। अब देखिए आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जो आपकी बजट रेखा की जो आपकी निरपेक्ष आपके मूल्य है वो किसको मापती है, कि जो आपने आम के बदले जो आपने शिफ्टिंग करी है आपका केलों की, उसको मापती है। कौन, प्रवणता की निरपेक्ष मूल्य। ठीक, क्योंकि सेम रेट में सेम चीजें आप रिफ्लेक्स कर रहे हो। जब है अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देती है, और क्या होगा कि टोटल जितना उसका बजट है, यानी कि टोटल जितनी इनकम है, आय है, उस आय को क्या कर देती है, आपका खर्च कर देती है। ये हमको देखना है। क्लियर है बच्चों, क्या कर देती है, उसको आपका खर्च कर देती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा कंडीशन है, इसको आप थोड़ा सा आप समझिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और जो है मैथमेटिकल इसके रूप में आपको लिखा गया है। आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी समझ आएंगी। जैसे देखिए, बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। जो आपकी बजट रेखा है, क्लियर है, वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब उसको समझते हैं क्या चीज है। देखिए,
बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट पर केले के प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन की मात्रा को मापती है। यानी कि जो आपकी बजट रेखा की जो प्रवणता है वो क्या करती है कि जितनी भी पूरी लाइन है, यानी कि जितना भी पूरा चेंज है, इसमें कुछ मात्रा आम की है और कुछ किसकी है, जो आपका केला है, केले की है। अब आम के बदले कितने केले हुए, इसमें जो आपका चेंजेस हुआ है, ये जो आपका परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन। इस परिवर्तन को क्या करती है, आपकी बजट रेखा प्रवणता उसको मापती है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन मापती है, बजट रेखा जो आपकी प्रवणता है वो इसको आपका मापती है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। बजट रेखा पर किन्हीं दो बिंदु, अब कोई बिंदु हो सकते हैं x1 और x2, तो x1 x2 आप जान सकते हैं कि x1 x2 क्या है बच्चों, पता होना चाहिए। ये मान लीजिए एक इनमें आम हो सकता है, एक इनमें केला, यानी कि ये नंबर ये किसको दिखा रहे हैं, आपकी कोई भी ऐसी वस्तु है ये उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर है। तथा x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2, यानी कि जो आपकी वस्तु है उस वस्तु में आया परिवर्तन और x2 में वाया परिवर्तन को दिखा रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ आपकी वस्तु चेंज होती है सेम में, तो हम उसको क्या करते हैं, हम डेल्टा से उसको डिनोट करते हैं। हम उसको डेल्टा से क्या दिखाते हैं, हम उसका परिवर्तन जो होता है, बढ़ता हुआ तो चेंजेस है, हम उसको डेल्टा के माध्यम से दिखाते हैं। इसलिए इसमें लिखा है डेल्टा x1 x प्लस 2 डेल्टा 2, यानी कि दो में कुछ परिवर्तन आया है। वो बहुत परिवर्तन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चेंज हुआ है, इसलिए हमने उसको डेल्टा से डिनोट किया है और हमने इसलिए आपका डेल्टा से उसको दिखाया है। बच्चों आपको ध्यान रखना, किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा से। कोई वस्तु x1 थी उसमें कुछ चेंज आ गया तो डेल्टा x1 होगी, कोई वस्तु x2 थी उसमें चेंज हो गया, आपका डेल्टा x2 हो गई। क्लियर है। अब देखिए ध्यान रखिए, P1 क्या है, वस्तु की कीमत, x1 क्या है, वस्तु, P1 क्या है भाई, P2 क्या है, दूसरी वस्तु की कीमत, और P2 क्या है, वस्तु, M क्या है आपका तुम्हारी इनकम। यानी कि एक समीकरण बन गई P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M, और हमने इसे क्या बोल दिया कि ये हो गई एक आपकी समीकरण हो गई। ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स में भी मैथ की तरह ही आपकी समीकरण होती है, और इसको इन्होंने नाम दिया है 2.4, क्योंकि हम इसको बहुत ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस करके उन्होंने दिखाया मैथमेटिकल रूप में। मान लीजिए ये आपकी वस्तु थी इतनी, क्योंकि x1 थी वस्तु, उसमें कुछ चेंज आया, अब आपका डेल्टा 1 x1 2। ऐसे ही आपकी P2 रेट था वस्तु का, वस्तु थी x2 और कुछ इसमें आपका चेंज आया, तो इन्होंने डेल्टा के साथ इस वाले समीकरण को उठाया है, इस वाली को। ध्यान दीजिए, ये मैं आपको बता देता हूं कि चेंजेस कैसा हुआ, क्योंकि आपको मैथमेटिकल रूप में दिक्कत ना हो, थोड़ा इसको समझ लीजिए बच्चों। अब देखिए ये वाले रेट इन्होंने उठा लिया कि x1 प्लस डेल्टा x1 और इसकी कोई तो कीमत रही होगी P1। क्लियर है। प्लस इन्होंने क्या किया है कि दूसरी वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु प्लस डेल्टा x2, ये ध्यान रखना है, यही बताया है और यही लिखा है। इसका भी रेट कितना होगा, M के बराबर, यानी कि हम इसको अपनी आय के बराबर ही खरीद सकते हैं। तो यही इन्होंने इस वाले समीकरण में लिखा है। अब क्या किया है इन्होंने, इस वाली समीकरण से इस वाले समीकरण को माइनस किया है। ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा क्या किया है इन्होंने। ये जो आपकी समीकरण है, ये वाली समीकरण, इस समीकरण से क्या किया है इन्होंने, इस वाली समीकरण को ये इसे माइनस किया है। क्या लिखा है ना, 2.5 को 2.4 से घटाने पर। अब हमने घटाया तो देखिए अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका P1 आपका डेल्टा 1 और P2 से P2 कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा P2 डेल्टा 2 और M से M जो इनकम थी सेम रिप्लेस होगी, तो क्या बचेगा आपका 0। तो
तो एक समीकरण हमें ये मिल जाएगी, कौन सी? P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और ये ही वो हमारा समीकरण है, क्योंकि हमने जब 2.5 में से 2.4 को घटाया तो माइनस करके हम लोगों को ये समीकरण मिल गई। अब ध्यान रखिए हम लोगों को वापस कितनी समीकरण मिल गई हैं, यह हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिए सोचिए थोड़ा सा, एक समीकरण हम लोगों को ये मिल गई, ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, और इन दोनों को घटाने के बाद ये प्राप्त हुई। और इसमें भी हम अभी चेंज कर सकते हैं, कैसे? इनको फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा यहां कर लेता हूं। जैसे इन्होंने क्या किया कि डेल्टा x2 अपॉन, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका वस्तु दी गई थी, मैं पूरा आपको सारा जो है मैं आपको करके ही दिखा देता हूं एक बार बोर्ड पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस आप मेरे को, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए आप इस थोड़ा समीकरण को आप एक बार समझ लीजिए। देखिए जो हमें फाइनल रूप से जो हमें वो आपका समीकरण मिली थी, इस समीकरण को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हमें समीकरण मिली थी आपकी फाइनल रूप से P1 डेल्टा x1 प्लस P2 और डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये एक हमें समीकरण मिली। अब इन्होंने क्या किया, जो इसके पद हैं उन पदों को क्या किया इन्होंने, कुछ आपका उनमें परिवर्तन किया, इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज कर इनको क्या बनाया। अब देखिए ये तो मूल्य है, क्लियर है, P1 और P2 क्या है, मूल्य है। अब इनको चेंज किया। अब देखिए इनको इन्होंने अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका, अगर इनको भाग में रखेंगे तो भाग में रखने से क्या होगा कि जो चीज गुणा में है वो डिवाइड में चली जाएगी, जो डिवाइड में है गुणा में चली जाएगी। देखिए क्या हुआ और किस प्रकार का अंतर आया, यानी कि जब इन्होंने P1 अपॉन P2 किया, ध्यान दीजिए क्या किया इन्होंने, P1 P2 किया, तो माइनस में कैसा हो गया कि जो चीज गुणा में थी वो भाग में चली। अब जो P1 का है वो P2 में पहुंच जाएगा, जो P2 का है वो P1। तो ये होगा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1। ये हम लोगों को एक नई समीकरण के रूप में मिल गया। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने इंटरचेंज किया, जो चीज इसके गुणा में थी वो कहां पहुंच गई, इसके भाग में। आगे देखिए उल्टा आपका इंटरचेंज हो गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब देखिए समझिए, डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है। डेल्टा का उपयोग कभी आपके बदलाव को आपका दर्शाता है, यानी कि जो चेंजेस नजर आते हैं किसी वस्तु में, उसी को आपका डेल्टा जो है वो आपको दिखाता है। क्लियर है? तो ये समीकरण मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए बाकी हम इन सब चीजों को आगे निरंतर आपका देखते रहेंगे कि क्या किस प्रकार की आपकी चीजें हो रही हैं। इन्हें हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आपका ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए तो एक बार मेरे हिसाब से इस बजट सेट को आप एक बार जरूर देखें, ताकि कोई चीज आपको पूछना हो, किसी प्रकार की मैथमेटिकल आपको कंडीशन नहीं आई है समझ में, तो एक बार इसको देख लें। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम लोग। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसको पूरा देखें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने पूरा अच्छे से, आई होप कि आप लोगों ने आपका देख लिया होगा इस गैप के बीच में। चलिए आगे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे आपका देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अब हम बात करते हैं बजट सेट में बदलाव, कि कैसे आपका बजट सेट में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या हैं, उन चेंजेस को देखते हैं। देखिए उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। क्या करता है, जो सेट है आपका वो बच्चों किस पर डिपेंड करता है, जो आपकी वस्तु की जो कीमत है और उपभोक्ता की आय। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन दोनों के बिना ही कोई चीज इस पे चैप्टर में आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि जितनी उपभोक्ता की आय होगी वो उतनी वस्तु को खरीद सकता है, और कितनी खरीद सकता है ये डिपेंड करेगा वस्तु की कीमत पर। यह बात आप मुझसे अच्छे जानते हैं।
जब दोनों में से किसी भी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय बदलती है, मान लीजिए इन दोनों में से किसी में भी चेंज हुआ, चाहे कीमत में चाहे उपभोक्ता की आय में, तो उपलब्ध बंडल सेट भी बदल जाता है। यानी कि जो बंडल है, जो चीज आपको प्राप्त होने वाली है, क्या होता है बच्चों, उनमें भी आपका बदलाव, उनमें चेंजेस, उनमें ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए कि उपभोक्ता की आय एम से बदलकर, अब देखिए जो उपभोक्ता की आय, मान लीजिए पहले आय उपभोक्ता की एम थी, अब उपभोक्ता की आय मान लीजिए बढ़ गई, आपकी सैलरी में कुछ बदलाव हुआ, कुछ चेंज हुआ, चाहे घट गई या बढ़ गई, और नई जो आपकी सैलरी हुई, नई माया होगी, तो एम डॉट होगी। एम डॉट मतलब कुछ परिवर्तन आ गया आपकी सैलरी में, और वो परिवर्तन क्या है किसी को नहीं पता, वो नंबर्स में हो सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन आ गया, तो हमने नई सैलरी से पुरानी सैलरी हमने इस प्रकार से दिखा दी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समीकरण बनाने में आपको फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको चीजें एक एक करके आपको बताते हुए चलता हूं। चलिए आगे देखते हैं कि आई एम से क्या जाती है, डॉट एम वन हो जाती है, परंतु दोनों वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती, लेकिन जो दोनों वस्तुएं हैं वो उनकी कीमत में कोई चेंजेस नहीं आता। अब चेंजेस किस में आया, उसकी इनकम में। नई आय होने पर उपभोक्ता सभी बंडल X1 को मैं X2 खरीद सकता है। यानी कि वस्तु की कीमत में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस है आय में, तो वो चीजों को खरीद सकता है। अब क्या है, अब आपको वही काम ध्यान रखना है, P1 वस्तु, पहली वस्तु कीमत, पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु कीमत। अब क्या होगा, देखिए साइन इसकी तरफ रहेगा, इसकी इनकम की तरफ, और इनकम कैसी है, या तो बराबर है या उससे बड़ी है, नई आय है, इसलिए मैं चेंज करके दिखा दिया। ठीक है, और यही समीकरण आपको कहां लिखी मिली है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है कि ये समीकरण आपको कहां दिख रही है, ये देखिए, ये कैसी है, ये नई इनकम है, जो नई वस्तु का बंडल जिसको उपभोक्ता जो है आपका खरीद रहा है। अब देखिए इसको क्या करा है, आपका P1 प्लस X1 प्लस P2 प्लस X2 इक्वल टू M डॉट 1, इसको एक नई समीकरण बना रही 2.8। ध्यान रखना, यही समीकरण आपका बढ़ती रहेगी, इसी में P1 P2 ऊपर नीचे होते रहेंगे, X2 आपका डेल्टा चेंज वेरिएंट सब कुछ इसी में होता रहेगा। अब देखिए समीकरण 2.8 में निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसका X2 इन्होंने बाहर ले लिया, ये आ गया, ठीक। अब जो चीज बराबर में थी वो आपका डिवाइड में पहुंच गई, और जो इसके मल्टीपल में थी वो इसके भाग में आ गई, और माइनस, क्योंकि जब प्लस की बराबर की चीज इधर आएंगी और ये प्लस वाली यहां आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी आपका माइनस में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी बच्चों, आपका माइनस में हो जाएंगी। ध्यान रखिए, ये क्या हो गया आपका माइनस में आ गई, और ये चीज गुणा में थी, देखिए P1, और इधर फिर यही P2, क्योंकि सेम वैल्यू निकाल रहे हैं, और X1 को हमने इधर इसके बराबर मल्टीप्लाई में रखा है, इसके साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये समीकरण है 2.9। तो इस समीकरण को इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, दोनों का जो मान होगा, जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी, वो कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, कैसी होगी, बिल्कुल आपका सेम होगी बच्चों, ध्यान रहेगा, कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे इसको आपका देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नई बजट रेखा की प्रवणता वही है, क्या है, प्रवणता वही है, उपभोक्ता की आय परिवर्तन से पहले बजट रेखा की प्रवणता थी। अब देखिए उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने से पहले जो बजट रेखा थी वही प्रवणता थी। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। यद्यपि आय में बदलाव के बाद ऊर्ध्वाधर अंतःखंड बदल गया। अब देखिए जब आप ग्राफ बनाएंगे, कुछ चीजें बनाएंगे, तो जो चीजें आपकी यहां थी, अब उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ, चाहे इनकम में हुआ, चाहे वस्तु के मंडल में हुआ, मान लीजिए ये आपका बंडल सेट है, ये आपकी इनकम है, इसमें परिवर्तन हुआ तो ग्राफ और ऊपर से बनेगा, घटी है तो आपके नीचे से बनेगा नंबर के अकॉर्डिंग। आइए इसको भी हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यदि आय में वृद्धि होती है तो M.1 बड़ा होगा M से, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब उसमें कैसा हुआ है आपका
परिवर्तन हुआ है वो बढ़ा है, तब ऊर्ध्वाधर खंड बढ़ता है, बजट रेखा के समानांतर बाह्य विस्थापन होता है। यदि आय बढ़ती है तो ऊर्ध्वाधर विद्यमान बाजार कीमतें पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो जो उपभोक्ता होगा, जितनी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं उन कीमतों को अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा अधिक है तो आप वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं। इस प्रकार यदि आय घटती है, अर्थात यदि m.1 कम रहता है, यानी कि आय नहीं बढ़ी बल्कि आय घट गई, तो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड जो है वो घटता है। इस प्रकार बजट रेखा के समानांतर स्थापन यानी कि जो स्थान है वो चेंज होता है। यदि आय कम होती है तो वस्तुओं की उपलब्धता घट जाती है, यानी कि आप वस्तुएं कम खरीद पाओगे। दोनों वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर उपभोक्ता की आय के परिणाम आपके बदलते रहते हैं। उपलब्ध बंडल होने के बाद कुछ परिवर्तनों को आपको 2.10 में देख सकते हैं। इसको हम समझेंगे कि कैसे किस प्रकार से आपका परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को हम लोग, उन चेंजेस को हम लोग बहुत अच्छे से उसको देखेंगे और उन चेंजेस को आपका जानेंगे। तो बच्चों वो सारे परिवर्तन, वो सारे चेंजेस हम लोगों को आपका देखने हैं, वो आपका जानने हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, कैसे बजट सेट में किसी की इनकम बदल रही है, कैसे उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है। आप थ्योरी रट सकते हैं लेकिन ग्राफ को नहीं रट सकते अगर आपको समझ नहीं आता है। तो कल हम इस पर ग्राफ के बेस पर बात करेंगे कि जो आपके परिवर्तन आ रहा है, कैसे अधिक वस्तुएं खरीदी जा रही है, कैसे कम खरीदी जा रही है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे डोनोट करते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और सभी बच्चे घर जाकर इसको रिवीजन करेंगे। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।